सुबह सुबह ही दादी का फोन आ गया था। हेलो अमन बेटा, तुरंत घर चले आओ, सूरज घर आ रहा है। बस यह समाचार देकर दादी ने जल्दी से फोन रख दिया। सूरज दादा घर आ रहे हैं। सुनते ही अचरज और खुशी के मिश्रित भाव मेरे चेहरे पर आंख मिचौली खेलने लगे। वैसे तो हर माता पिता के हृदय के द्वार अपनी संतान के लिए अपार स्नेह के साथ सदैव खुले रहते हैं, वो भी निश्चल दुआओं के साथ। परंतु दयाल काका के लिए उनकी संतान ही उनके जीवन का नासूर बन गई थी। दयाल काका के हृदय के द्वार उनकी संतान के लिए सदैव के लिए बंद हो गए थे। सूरज दादा के घर आने की खबर से दयाल काका की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल था। अब तो मुझे बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की व्याकुलता थी। जिस क्षण की बरसों से प्रतीक्षा थी, वो क्षण अब आने वाला था। बचपन में सूरज दादा के विषय में बस सुना भर था कि वो काका के पुत्र हैं, पर उनको मैंने क्या, परिवार के किसी भी सदस्य ने भी उन्हें कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि काका ने भी नहीं देखा था। ट्रेन जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रही थी, मेरे विचार भी उतनी ही रफ्तार से गतिमान हो रहे थे। बचपन की स्मृतियां अपने गहरे चिन्ह छोड़ देती हैं। मेरे मानस पटल पर तो सिर्फ दयाल काका की छाप थी। मेरे लिए तो दयाल काका सर्वोपरि थे। छूटते खेत खलियानों, पेड़ पौधों, नदी पहाड़ों, सभी पर मुझे उनकी स्मृतियां नृत्य करती नजर आ रही थीं। दयाल काका पिताजी के बड़े भाई एक सामान्य कदकाठी वाले व्यक्ति थे। हालांकि रंग रूप जरूर सामान्य था, परंतु उनके व्यक्ति में एक अजीब चुंबकीय आकर्षण था। उनका रौबदार रुतबा, उनकी बातें, उनकी कार्यशैली तथा उनके रहने का ढंग सबको अपनी ओर आकर्षित कर देता था। दादाजी के देहांत के उपरांत पूरे घर की समस्त जिम्मेदारी दयाल काका ने बखूबी निभाई थी। पूरे परिवार को एक मोती की तरह प्रेम की डोरी में पिरो कर रखा था उन्होंने। पिताजी दयाल काका से 7 वर्ष छोटे थे, इसीलिए उन्हें तो वो बिल्कुल अपनी संतान की तरह समझते थे। सभी उनका मान सम्मान करते थे और उनकी आज्ञा की अवहेलना कोई नहीं करता था। मुझ पर दयाल काका का अपार स्नेह था, पर मैं काका के विशेष स्नेह और लाड का अधिकारी था। जब कभी भी माँ से डांट पड़ती, मैं झट दयाल काका के कमरे की तरफ भाग जाता और काका माँ से कहते, रहने दे बहू, छोटा सा बच्चा है, यह ठिठोली नहीं करेगा तो क्या हम करेंगे। काका, आपके ही लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है इसे। देखो ना, पता नहीं कहाँ से एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा उठा लाया है और उसे मेरे पलंग पर बिठा दिया। रामदीन को कहकर बड़ी मुश्किल से पीछे वाले बाग में छुड़वाया है। खबरदार जो दोबारा लेकर आया उसे। छी, सारा पलंग गंदा कर दिया ना। अब ना करेगा ये दोबारा ऐसी शरारत, इस बार जाने दे। क्यों रे ललुआ, नहीं करेगा ना तंग अपनी माँ को। काका हल्के से गाल पर थपकी देकर बोले। काका, वो पानी में भीग रहा था और मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने मासूमियत से जवाब दिया तो काका ने मुझे गोद में उठा लिया। घर के हर सुख दुख में काका पूरी तरह से सम्मिलित होते तो जरूर थे, पर मुझे हमेशा उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति के समान लगती। पर न जाने क्यों हमेशा उनकी उदास पनीली आंखों में सदैव एक खालीपन और सूनापन छाया रहता। हृदय हमेशा विचलित। काका कभी हंसते हंसते अचानक उदास हो जाते तो कभी घंटों खुले आसमान को निहारते। ऐसा लगता मानो किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहे हों। उम्र में छोटा होने के बाद भी मुझे काका की उदासी और उनके खालीपन का बोध हो जाता था। शायद इसकी वजह काका और मेरे बीच की वात्सल्य और ममत्व की मजबूत डोरी थी। बाल मन जिज्ञासु मन होता है। कई बार दादी से पूछता, दादी बताओ ना, दयाल काका इतने चुप क्यों रहते हैं? क्यों सूरज दादा को काका हॉस्टल से घर नहीं लाते? मेरी बात सुनकर दादी का चेहरा उदास हो गया। जाने दे ललुआ, तो अभी इन सब बातों के लिए बहुत छोटा है। जब बड़ा होगा ना तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा तुझे। नहीं नहीं दादी, बताओ ना, देखो ना, अब तो मेरी मूछें भी आने लगी। मेरा बाल मन हट करता, पर दादी मेरी बात सुनकर मुस्कुरा देती। रहने दे बेटा, जिद नहीं करते। ये तेरे काका की दिल में दबी यादें हैं, जो कैद ही रहें तो बेहतर है। पिताजी दादी का साथ देते हुए बोले। पर एक दिन अचानक आए एक छोटे से खत ने पूरे परिवार में भूकंप ला दिया। खत उमा काकी, दयाल काका की पत्नी का था। घर छोड़कर जाने के 1 वर्ष बाद ही उन्होंने काका को खत सिर्फ यह संदेश देने के लिए लिखा था कि आपका पुत्र जीवित है और उसका नाम सूरज है, बस। और कुछ नहीं लिखा था, ना कोई अता पता, ना ही कोई सुख समाचार। वैसे काकी के कुकृत्य के आगे इस बात को सत्य मानना नामुमकिन था। मुझे तो इस संदेशे में कोई सच्चाई नहीं लगती। जिस जीव का अस्तित्व ही मिट गया, उसके विषय में क्या सोचना। दयाल, इस बात को निराधार मान सब भूल जाओ कि कोई खतवत आया था।
दादी ने काका के हृदय में उठती तूफानी लहरों को रोकते हुए बोला, ठीक कह रही हैं माँ। भाई साहब, आप उस तरफ से अपना ध्यान हटा लें। पिताजी ने दादी के सुर में सुर मिलाया, क्योंकि वे जानते थे कि पहले तो बेहद मुश्किल से काका को संभाला था, परंतु अगर इस संदेशे में जरा भी सच्चाई होगी तो काका को संभालना नामुमकिन होगा। बात तो आई गई होकर भी आई गई नहीं हो पाई। कहीं न कहीं सबके मन में एक बात बैठ गई कि काका का पुत्र सूरज जीवित है। खास तौर पर सबसे ज्यादा काका विचलित हो गए। जो यादें अब तक काका के हृदय में कैद थीं, एक एक करके किसी भयावह पक्षी की तरह पंख लगाकर उड़ने लगीं, जिन्हें दादी और पिताजी वापस लॉक करने में लग गए। मुझ में उस समय ज्यादा समझ तो नहीं, इसीलिए मेरे लिए तो वो एक रहस्य ही बना रहा। पर हाँ, सूरज नाम यदा कदा सुनने में आ जाता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और समझने लायक हुआ, काका के जीवन की कहानी का रहस्य भी खुलता गया। कुछ इस तरह थी काका की कहानी कि लगभग 35 वर्ष पूर्व दयाल काका का विवाह गांव की उमा काकी से हुआ था। हमारा शहर बहुत बड़ा तो नहीं था, पर हाँ, काकी के गांव से बड़ा जरूर था। अल्हड़ कमसिन काकी मात्र 15 वर्ष की उम्र में काका की दुल्हन बन गई। काका और काकी की उम्र में लगभग 15 वर्ष का अंतराल था। दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत था। काका एकदम शांत सौम्य व्यक्तित्व के स्वामी थे, तो काकी हिरणी जैसी चंचल और शोक थी। उम्र में बड़े होने के कारण काका परिपक्व थे तथा उचित अनुचित का सही ज्ञान था उन्हें। अपित 10वीं तक पढ़ी काकी में बचपना कूट कूट कर भरा था। अपने उछल व्यवहार के कारण ससुराल में जिम्मेदारियों का एहसास काकी से अनछुआ ही रहा। देखो बिटिया, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, किसी भी प्रकार का तुम्हें यहाँ कोई कष्ट न होगा। इस घर के वृक्ष को अगर तुम अपने स्नेह और अपनत्व से सींचोगी तो फलस्वरूप तुम्हारे सींचे परिवार रूपी वृक्ष पर प्रेम और अपनत्व का फल लगेगा। अपनी जिम्मेदारियों को तुम्हें स्वयं समझकर पूर्ण निष्ठा से निभाना होगा। घर के सदस्यों को हृदय से अपनाना होगा। यही एक सुघड़ गृहिणी की पहचान है। दादी उन्हें समय समय पर स्नेह पूर्वक समझाती, क्योंकि वे उनकी अल्हड़ता के पूर्ण रूप से परिचित थीं। वे बातों को समझने का और उन्हें निर्वाह करने का प्रयत्न तो करती, परंतु उनका चंचल स्वभाव बीच में विघ्न बन जाता। निसंदेह उनके मन में कुछ और ही विचार उत्पन्न हो रहे थे, जिनका पता तब चला जब उन्होंने दयाल काका से अपनी इच्छा जाहिर की। सुनिए, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अगर किसी को कोई आपत्ति ना हो तो मेरा दाखिला 11वीं कक्षा में करवा दीजिए। काका ने उनके इस निवेदन को सहर से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके परिवार में पढ़ाई का कोई विरोध नहीं करेगा। फिर काका भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और पढ़ाई के महत्व को भली भांति समझते थे। दादी कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी बेहद समझदार और सुलझी हुई स्त्री थीं। काका ने काकी का दाखिला शहर के सबसे अच्छे विद्यालय में करवा दिया। 12वीं में आते आते काकी के स्वभाव में अजीब सा परिवर्तन आने लगा, जो काका की नजरों ने तो नहीं, अपितु दादी की अनुभवी पारखी नजरों से छुप न सका। काकी घंटों आईने के आगे बैठकर अपने आप को निहारा करती, तो कभी कभी बेवजह मुस्कुराने लगती। घर के कामों में तो काकी का मन बिल्कुल ही नहीं लगता, और संगीत में तो उनकी विशेष रुचि उत्पन्न हो गई थी। लता जी का अमन नगमा, आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, अक्सर गुनगुनाया करती। दादी समझती सब थीं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से किसी से कुछ नहीं कहती थीं। देख दयाल, उमा ने 12वीं भी पूरी कर ली है, अब पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी। अपना परिवार बढ़ाने का विचार कर। छोटे के विवाह में तो अभी वक्त है। मैं भी तो दादी बन पोते पोतियों के संग खेलने का सौभाग्य प्राप्त करूं। दादी ने हालात को संभालते हुए बोला, अम्मा, परिवार बढ़ाने के लिए तो अभी उम्र पड़ी है, बस एक बार वो स्नातक हो जाए, फिर देखेंगे। काका के उत्तर ने दादी को निरुत्तर कर दिया। 2 वर्ष बीत गए, किंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। होनी बहुत बलवान होती है। कॉलेज के अंतिम वर्ष में काकी गर्भवती हो गई। समस्त परिवार खुशियों के विमान पर बैठकर उड़ने लगा। दयाल काका तो यह सोच फूले नहीं संवार रहे थे कि काकी के गर्भ में उनका अंश, उनका अस्तित्व पल रहा था। वो तो काकी का धन्यवाद देते नहीं थक रहे थे कि काकी उनको दुनिया की सबसे अमन खुशी देने जा रही हैं, उनकी संतान। काका ने तो आने वाले बच्चे का नामकरण भी कर लिया था। बेटे का नाम सूरज और बेटी हुई तो कीर्ति। परंतु काकी के चेहरे की रेखाएं अलग ही कहानी को जन्म दे रही थीं। काकी के गर्भवती होने में दादी की सोच पर अंकुश लगा दिया था, पर यह सोच की शायद उम्र और गर्भावस्था का मिला जुला असर है। उन्होंने बात आई गई कर दी। बेटा, अब तुम एक जान नहीं हो, तुम्हारे घर में एक नन्ही सी जान और सांसें ले रही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अब तुम्हारा और हम सभी का दायित्व है। अब कॉलेज सिर्फ तुम परीक्षा देने जाना,
बहुत ही स्नेहपूर्वक दादी ने उन्हें समझाया। कॉलेज जाने पर प्रतिबंध लगने की बात सुनकर काकी को तो जैसे सांप सूंघ गया। अब वो नित्य कॉलेज जाने के बहाने ढूंढती पर असफल हो जाती। कॉलेज न जाने से वो अवसादग्रस्त होने लगी। दयाल छोरा, बहू को कुछ दिन मायके भेज दो, थोड़ा वातावरण बदलेगा तो चित्त भी स्थिर हो जाएगा। माँ बाप से मिलेगी तो खुश हो जाएगी। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी, मैं जाने का प्रबंध करता हूँ। पर काकी जाना नहीं चाहती थी। उनके विरोध पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अतः उन्होंने हथियार डालते हुए कहा, माँ जी, मेरी परीक्षा नजदीक है, इसलिए जाने से पहले फॉर्म भरना अनिवार्य है। उन्होंने न जाने के लिए अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ठीक है बहू, सुबह जाकर फॉर्म भराना, पर समय से आ जाना। शाम 4 बजे की तुम्हारी ट्रेन है। दादी का प्रत्युत्तर सुन उनका ब्रह्मास्त्र भी निष्फल हो गया। 1 घंटा बीता, फिर 2, 3, 4, 5 घंटे बीत गए, पर काकी घर वापस लौटकर न आई। जब ट्रेन का समय भी निकल गया तो घर वालों को चिंता के काले बादलों ने घेर लिया। उस समय मोबाइल फोन की सुविधा तो थी नहीं जो काकी को फोन करके पूछ लेते, अतः उन्हें ढूंढने जाना पड़ा। काकी पूछताछ के बाद अंततः वे काकी की सबसे प्रिय सखी के पास गए। वहां उसने दादी और काका को जो बताया, उसे सुन उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सुन कि काकी पिछले 3-4 वर्षों से अपने सहपाठी शैलेंद्र से अत्यंत प्रेम करती हैं और अब वे अपना गर्भपात करवाकर शैलेंद्र के संग ब्याह कर अपना जीवन यापन करना चाहती हैं। काका इस बेवफाई के विश्वासघात को सुन जड़वत हो गए। इस हृदयघात ने उनके प्राण नहीं लिए, बस यही गनीमत थी। काका गहरे अवसाद में चले गए। दादी से उनका यह दुख देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए उनको इससे उबारने के लिए दादी ने जल्दी ही पिताजी का विवाह करवा दिया और फिर मैं उनके जीवन के मरुस्थल को एक मुस्कुराते निर्मल झरने की शीतलता प्रदान करने आ गया। वक्त गुजरता गया, सभी ऋतुएं अपने निर्धारित समय पर आती और चली जाती, परंतु काका के जीवन में कुदरत की इन रसीन ऋतुओं के लिए कोई उमंग नहीं थी। उनके लिए तो दयाल काका भी पतझड़ के समान थी। उनकी वेदना ने उन्हें समय से पूर्व ही बुढ़ापे में ढकेल दिया। कंधे झुक गए थे तथा उनके व्यक्तित्व ने अपना सारा आकर्षण खो दिया था। मैं भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून आ गया। इतने वर्षों में न कभी उमा काकी का जिक्र हुआ और न ही सूरज दादा का। वर्षों बाद एक बार फिर से काकी का खत आया, शायद अंतिम खत। काकी अपनी मृत्यु के बेहद नजदीक थीं। उनके कर्मों की लीला ने उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी के चपेट में ले लिया था। वर्षों से अपने उठाए हुए उस कदम के पश्चाताप की अग्नि में जल रही थीं। मृत्यु के पश्चात मुक्ति की आशा में उन्होंने दयाल काका को खत लिखा था। दयाल जी, जानती हूँ इतने वर्षों बाद अचानक मेरे खत आने से आपको अचरज हो रहा होगा और साथ ही नफरत के भाव भी आपके हृदय में उमड़ रहे होंगे। जो मैंने आपके साथ किया वो नफरत और घृणा योग्य ही है। एक पत्नी, एक बहू होने के समस्त हक तो मैं वर्षों पहले ही खो चुकी हूँ। क्षमा मांगने के तो लायक मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो विश्वासघात मैंने आपके साथ किया वो क्षमा योग्य है नहीं। ईश्वर ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी है। जीवन के अंतिम समय में मुक्ति की आस में आपके समक्ष हृदय खोल रही हूँ। क्षमा दान की अपेक्षा तो नहीं, लेकिन यदि आप अपने हृदय से मेरे लिए द्वेष समाप्त हो जाए तो मेरी मृत्यु सरल हो जाएगी। आपका रिश्ता आने पर पिताजी ने अपना सौभाग्य मानकर उसे शहर से स्वीकार कर लिया था। बड़े घर से संजोग तय होने की खुशी में वे आपके और मेरे बीच के उम्र का अंतर भी भूल गए। पिताजी के समक्ष में कुछ नहीं बोल पाई और अल्हड़ ना समझी वाली उम्र में मैं आपकी ब्याहता बन गई। पढ़ लिख कर कुछ बनना मेरा सपना था, पर इस विवाह ने एक सपने देखने वाले उन्मुक्त पक्षी को पिंजरे में कैद कर दिया था। सपने टूटने और उम्र के फासले की दर्दनाक टीस ने मेरे हृदय में भीतर तक गहरा गई थी। मैं चाहकर भी आपको स्वीकार नहीं कर पा रही थी और आपके निस्वार्थ प्रेम, अपनेपन और मेरी पढ़ाई जारी रखने के फैसले से मेरे हृदय के लिए धीरे धीरे वो टीस खत्म हो रही थी कि अचानक शैलेंद्र मेरे जीवन में काला साया बनकर आ गया। यह उम्र ही ऐसी होती है जो हमारे विवेक को हर लेती है और मैं उसके व्यक्तित्व से, उसकी बातों से प्रभावित हो प्रेम सागर के हिचकोले भरने लग गई तथा अपने विवाहित होने के पवित्र रिश्ते को भूलकर उससे प्रेम करने का गुनाह कर बैठी और उसके साथ विवाह करने के सपने संजोने लगी। भाग्य कुछ और ही संकेत देना चाह रहा था और इसी बीच सूरज मेरे गर्भ में आ गया। हम बनारस उसके किसी मित्र के यहाँ चले गए। वहाँ विवाह करने के लिए उसने मुझसे गर्भपात करवाने को कहा, किंतु अधिक मास के गर्भ होने के कारण गर्भपात करना संभव नहीं था। किसी और के बच्चे की माँ को अपनाने के लिए वो कतई तैयार न था। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगे और मैं पगली एक हिरनी की तरह कस्तूरी की खोज में भटकती रही।
उसके बदले स्वरूप को न समझ पाई, अतः वो मुझे बीच मझधार में छोड़कर चला गया। उसके धोखे से बिल्कुल टूट गई थी मैं। गर्भ में पल रहे शिशु के कारण अपनी जीवन लीला भी समाप्त न कर सकी। भटकते भटकते एक महिला आश्रम में शरण ले ली, वहीं अपना शेष जीवन व्यतीत कर दिया। सूरज की दुनिया में आने की खबर आप तक पहुंचा दी थी, यह जानते हुए कि आप शायद इस संतान को अपना न पाएं। सूरज आपका ही पुत्र है, यह बात उतनी ही सत्य है जितना ईश्वर का स्वरूप। अगर आप सूरज को पितृत्व की छाँव में थोड़ी भी शरण दे दें तो मैं निश्चिंत होकर इस जीवन को अलविदा कह सकूंगी। उमा। काकी के खत को पढ़ने के बाद काका किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा था उनकी। इतने वर्षों से जिसके लिए उनके हृदय में बंद वात्सल्य तड़प रहा था, आज क्यों एक खत के बाद वो बाहर आने के लिए बेचैन है। क्या उमा ने जो भी खत में लिखा वो सत्य है? क्या वाकई सूरज उनका ही अंश है? क्या सच में उमा के हृदय में पश्चाताप था, या फिर यह कोई नया प्रपंच है? ऐसे कई अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर में उलझे काका को उत्तर सूरज ने खुद उनके सामने आकर दे दिया। वही नैन नक्श, वही कदकाठी, वही शारीरिक रचना, यहाँ तक कि रूप रंग भी बिल्कुल दयाल काका जैसा। दादी को तो लगा कि युवा दयाल साक्षात उनके सामने खड़ा हो। सूरज के चरण स्पर्श ने काका के वर्षों के खालीपन को क्षण भर में एक नई किरण से भर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।